guys, I'm Komal Bangar and welcome to Kharchalogy. Today we are going to start with a whole new chapter that is of recording of transactions. In this, we are going to learn how do we record journal entries. हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है. फर्स्टली हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज़ जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन अ जर्नल फॉर्म. ये जर्नल फॉर्म का मतलब होता है जर्नल बुक इज़ अ बुक where all the entries, where all the transactions are recorded. If your business is a small one, then हम सारा ट्रांजैक्शन एक जर्नल बुक में डालते हैं. बट आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, देन हम उस जर्नल को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस बुक्स, मतलब कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एक्सेट्रा. देन ये सारे एंट्रीज़ को हम लेजर में पोस्ट करते हैं एंड देन ये लेजर के बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड उस ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट और हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको आपका प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, या बैलेंस शीट में आपको आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई देगा. हमने ये अभी तक पढ़ा है. हमने आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है हमने ये समझ लिया है. अभी रिकॉर्ड कैसे करना है हम ये समझते हैं. ये समझ लिया है हमने डुअल कॉन्सेप्ट से कि कभी भी दो अकाउंट्स में एट द लीस्ट अफेक्ट होगा, बट इसमें इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा कि हम इसको ये ट्रांजैक्शन कैसे अफेक्ट करते हैं अकाउंट्स को. हमने कहीं कुछ ऐड किया, कहीं कुछ माइनस किया. इस ऐड और लेस को फैंसियर टर्म्स में हम डेबिट और क्रेडिट भी बोलते हैं. ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं. ये रूल्स कैसे काम करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इन अ ट्रांजैक्शन. देयरफॉर आपके अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं. इस अकाउंटिंग के दो अप्रोचेस होते हैं. एक है आपका मॉडर्न अप्रोच, दैट इज़ एन अमेरिकन अप्रोच, और एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच. अप्रोचेस पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि अकाउंट क्या होता है. अकाउंट का मतलब होता है कि कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में किसी भी कोई चीज़ जो मॉनेटरी इन्वॉल्व है उसका एक अकाउंट बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिल्डिंग ख़रीदा है फॉर कैश, इसमें आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मतलब दो चीज़ इन्वॉल्व है फॉर अ ट्रांजैक्शन. आपने कैश दिया तो कैश एक अकाउंट है, और आपने बिल्डिंग ख़रीदा तो बिल्डिंग एक अकाउंट है. बाकी कोई चीज़ मॉनेटरीली कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है, सो उसका अकाउंट नहीं बनेगा. देयरफॉर कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन में वी से कि दो अकाउंट में एटलीस्ट रिफ्लेक्ट होता है या इन्वॉल्व रहता है. अकाउंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अकाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टी फॉर्मेट में. इसका मतलब ये हुआ कि एक अकाउंट को हम टी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये दो हाफ्स में डिवाइडेड रहते हैं. लेफ़्ट साइड के पार्ट को हम डेबिट साइड बोलते हैं एंड राइट साइड के पार्ट को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं. अब ये डेबिट और क्रेडिट में हम इसको कैसे लिखते हैं, ये डेबिट और क्रेडिट कैसे काम करता है ये समझते हैं. मैंने बोला कि इसके दो अप्रोचेस हैं. फर्स्ट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच एंड सेकंड इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच. पहले समझते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या है. दिस इज़ एन अमेरिकन अप्रोच. इसमें 5 टाइप के अकाउंट्स में हम डिवाइड करते हैं एंड उस हिसाब से हम समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे काम करता है. 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स आपके हैं: असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस. अब ये 5 क्या होता है ये आपको पता ही है. You can learn this from the second video, basic accounting terms, कि asset,
लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है। फर्स्टली लेट्स सी कि असेट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कैसे रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट मैंने जैसे बोला कि कोई भी अकाउंट में दो पार्ट होता है, लेफ्ट इज़ अ डेबिट लेफ्ट इज़ अ डेबिट साइड एंड राइट इज़ अ क्रेडिट साइड। तो एसेट जब भी हम लेते हैं यानी वो इंक्रीज़ होता है, सो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। एंड अगर हम एसेट को बेचते हैं या एसेट किसी भी तरीके से डिक्रीज़ होता है, उसका वैल्यू डिक्रीज़ होता है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लाइबिलिटी का ऑपोजिट तरीके में चलता है। अगर आपका लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटी और कैपिटल वर्क्स इन द सेम वे बिकॉज कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव टू द ओनर। देन इनकम, इनकम अगर आता है, इनकम इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड अगर इनकम के अगेंस्ट अगर डिक्रीज़ होता है या हम उसको रिवर्सल करते हैं या एनी फॉर्म दैट इज़ अपोजिट टू द इंक्रीज इन इनकम, उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। एंड इन्वर्सली एक्सपेंस काम करता है, मतलब अगर आपका एक्सपेंस हुआ है, अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर आपका एक्सपेंस का रिवर्सल है या वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ अ चीट कोड टू द डेबिट एंड क्रेडिट अप्रोच, सो यू कैन रेफ़र टू दिस अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं समझ में आता है। हाउएवर अब से हम जो भी पढ़ेंगे इट विल ऑलवेज बी नेम्ड इन द टर्म्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। हम कभी भी कुछ बात करेंगे उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच के टर्म्स में हम बात करेंगे, बिकॉज इंडिया में हम उसको फॉलो करते हैं, वी यूजुअली फॉलो दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 रूल है, इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट ये गोल्डन रूल्स को समझने के लिए हमको पहले अकाउंट्स का टाइप समझना पड़ेगा कि हम इधर अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 2, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पहले समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी इंसान या एनी पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में आप जब बात करते हैं तब हम पर्सनल अकाउंट को इन्वॉल्व करते हैं। जब भी हम कोई इंसान के बारे में बात करते हैं, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। कभी हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई क्लब, समथिंग लाइक दिस दैट इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है, यानी बहुत सारे पर्सन को एक रिप्रेजेंटेटिवली या कलेक्टिवली हम कोई नाम से बुलाते हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैलरी ओ करते हैं 10 एम्प्लॉयज़ को, तो उस 10 एम्प्लॉय को एक एक लिखने के बजाय हम लिखते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वो सैलरी आउटस्टैंडिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग योर 10 एम्प्लॉयज़ जिसको सैलरी देना बाकी है। सो दैट इज़ हाउ यू नेम इट एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है।
इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। फर्स्टली रियल अकाउंट क्या होता है ये समझते हैं। रियल अकाउंट का ये मतलब होता है कि कभी भी कोई चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं या बिजनेस के कोई प्रॉपर्टी के बारे में हम जब बात करते हैं उसमें रियल अकाउंट इन्वॉल्व होता है। मतलब आपका मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, पैटेंट, ये सारे अकाउंट्स को रियल अकाउंट बोलते हैं। उसी हिसाब से आपके टैंजिबल और इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं, जहाँ पर टैंजिबल चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको टैंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं, एंड जो नहीं दिखाई देता है उसको हम इंटैंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं, जिसमें आपका कॉपीराइट, पैटेंट, गुडविल ये सब आएंगे। देन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब अगर आपका कोई इनकम है या कोई एक्सपेंस है वो आपका आएगा नॉमिनल अकाउंट में। एनी इनकम और एनी एक्सपेंस अकाउंट, इट विल बी एन नॉमिनल अकाउंट। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि ये सारे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट कैसे काम करते हैं। इसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ये गोल्डन रूल्स आपको हमेशा याद रहना है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ये इसके हिसाब से आप अपना सारा जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, ये आपका मंत्र है। लेट्स अंडरस्टैंड कि पर्सनल अकाउंटिंग में आपका गोल्डन रूल क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स अगर बिजनेस से कभी भी कोई पर्सनल अकाउंट को कुछ मिलता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। ही इज़ रिसीविंग इट फ्रॉम द बिजनेस, सो ऑलवेज डेबिट द रिसीवर। देन क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सनल अकाउंट बिजनेस को कुछ देता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, सो दैट इज़ वाई क्रेडिट द गिवर। दिस इज़ ऑल इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द person who is receiving or giving to the business or from the business. Then real account का golden rule, debit what comes in, credit what goes out. अगर कोई प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, या कोई प्रॉपर्टी आपके बिजनेस से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। देन नॉमिनल अकाउंट का आपका गोल्डन रूल इज़ डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। दिस इज़ एज सिंपल एज इट गेट्स। अगर आपका कोई इनकम है तो हम इनकम को हमेशा क्रेडिट करेंगे, और आपका कोई एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे काम करता है, उसमें हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एंड उस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल्स क्या है। इसको और अच्छे समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, जहाँ पर हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट्स क्या टाइप के अकाउंट्स है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Classify the accounts according to its nature. First, let's see what is a capital account. Capital account हमने ये समझा है कि this is a liability of a business, क्योंकि हम ये अमाउंट बिजनेसमैन को या ओनर को ओ करते हैं। दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ द ओनर। ये अकाउंट का नेचर क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। देन ड्राइंग्स इज समथिंग जो ओनर विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। देन कैश बिजनेस का प्रॉपर्टी है, ये आपका हो गया रियल अकाउंट। देन कमीशन इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये आप
इनकम के तौर से कमा भी सकते हैं, या आप किसी को पे कर रहे हैं तो देयरफॉर इट इज़ एन एक्सपेंस ऑल्सो। सिंस ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये हम कमा रहे हैं कि किसी को दे रहे हैं, सो लेट्स नॉट अज्यूम कि ये इनकम है या एक्सपेंस है, बट दोनों में से कोई भी है तो एट द एंड ऑफ द डे ये नॉमिनल अकाउंट ही है। देन परचेजेस, हम खरीदते हैं अपने गुड्स को, सो इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, देयरफॉर दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स, sales of goods is the main source of income to the business, so ये भी आपका nominal account है। furniture, furniture is the property of the business, तो ये आपका हुआ real account। बैंक, बैंक, this is a tricky question। आप मुझे ये बताइए कि बैंक को क्या नेचर होगा। बैंक में हम हमारा कैश को रखते हैं जहाँ पर वो सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे, तो क्या ये आपका रियल अकाउंट हुआ क्योंकि इधर हमारा प्रॉपर्टी है? नो, दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट, दिस इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक हमको हमारा पैसा ओ करता है, क्योंकि हमने उसको हमारा पैसा दिया है फॉर सेफ कीपिंग। बैंक हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, it is someone who is safekeeping our cash, who is safekeeping our property. Therefore, bank is an artificial personal account. Similarly, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि कभी हमने हमारे बैंक अकाउंट में से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है जितना हमारे पास है नहीं, सो हमने ओवरड्राफ्ट किया है फ्रॉम द बैंक, so this is also a personal account. Debtor, debtor represent people, so this is also a personal account. Similarly, creditors is also a personal account. Traveling expense, expense आपका nominal account में आता है। Now, goodwill, goodwill business का property होता है। goodwill is something जो बिजनेस अपने काम से अपना नाम कमाता है, देयरफॉर गुडविल आपका प्रॉपर्टी है बिजनेस का, सो ये आपका हुआ इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सिमिलरली पैटेंट, पैटेंट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, तो ये आपका भी हुआ इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सैलरी, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, तो नॉमिनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमने अभी पढ़ा कि कभी भी अगर हम एम्प्लॉयज़ को ओ करते हैं सैलरी, सो इधर हम एक कलेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम सैलरी ओ करते हैं, तो ये आपका हुआ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज़ एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, हम प्रीमियम भरते हैं फॉर द फ्यूचर कलेक्शन ऑफ सम इनकम, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट, तो ये आपका एक्सपेंस है, तो ये आपका हुआ नॉमिनल अकाउंट। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि हमने हमारा पैसा ऑलरेडी भर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, so this insurance company still owes us it still owes us a service, so therefore this is a personal account, that is a representative account, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब हुआ कि जो भी पैसा आना था कोई डेटर से वो डूब गया है, अब नहीं आएगा, सो ये आपका हुआ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस हमने इनकर किया है बिजनेस में। सिमिलरली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस, या आपका ये इनकम भी हो सकता है, सिंस इट्स नॉट मेंशन्ड, सो लेट्स गो विद नॉमिनल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे
क्योंकि आपको अकाउंट्स का नेचर समझ में आ गया है, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि डेबिट एंड क्रेडिट कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा. Let's start with the second question, where we will see how do we write a journal entry. Pause the video to write down the question so that you can solve with me. Question number 2. Journalize the following transactions in the books of Mr. Pratap. April 19th, 1st. Started business with cash rupees 1 lakh. 2nd. Cash purchases rupees 48,000. 3rd. Sold goods to Dave rupees 10,000. 6th. Returned defective goods by Dave rupees 1,000. 8th. Received cash from Dave rupees 8,800 and discount allowed rupees 200. 9th. Chandrakant sold goods to Pratap rupees 20,000. 10th. Preetham purchased goods from Pratap rupees 12,000. 10th. Paid insurance premium rupees 500. 12th. Paid for life insurance premium for Mr. Pratap rupees 2,000. 15th. Paid cash to Chandrakant rupees 13,780 and discount rupees 200. 18th. Bought goods from Pawan, list price rupees 15,000 less 20% trade discount. 22nd. Paid to Pawan rupees 8,000. 26th. Paid wages rupees 2,000, advertisement expenses rupees 2,500 and salaries rupees 9,000. 30th. Received interest rupees 500. 30th. Received commission rupees 2,000. 30th. Purchased furniture for rupees 10,000. Sold machinery rupees 25,000. Let's start with the first transaction. Started business with cash rupees 1 lakh. So here we have already seen in accounting equation that what two accounts will be involved and what will be added and what will be subtracted. So since we are now seeing how do we do a journal entry, so we will now think by applying traditional approach. So first let's see what are the accounts involved. First, since we are getting cash to start the business, so cash is involved and capital is involved since the owner is giving us money. So the business owes this money to the owner. So therefore the capital account is involved. Now let's see what is the nature of the accounts. Cash account is a property of business, so it's a real account. Capital account, we owe the money to the owner, so it's a personal account. So what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. So here cash is coming in the business. So what rule will be applied in this transaction? Debit what comes in. So we are going to debit cash. Cash account debit rupees 1 lakh. Now here the owner is giving the business money. So it's a personal account. So we always credit the giver. The rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. Here credit the giver will apply, so we will credit capital account. So the journal entry becomes cash account debit to capital account 1 lakh. So let's see how do we write the journal entry. Whenever we write the debit form, the debit entry of the journal entry, we will write the name of the account, then we will write debit and we will write the amount. And for credit, we write 2 to represent credit. So therefore we will write 2 comma the name of account and the amount.
So here the journal entry becomes cash account debit to capital account 1 lakh. Let's see the second transaction. Cash purchases rupees 48,000. Cash purchases. Here we know what two accounts are involved. Cash account and purchase account. We are purchasing goods by giving cash. So purchase account, we are buying goods. This is an expense, so this becomes a nominal account. And cash is a property of business. We are giving cash to buy goods, so this is a real account. Now let's see what rule applies to these accounts. Nominal account, the rule of this account is debit the expenses, credit the income. So purchase account is an expense account, it is a nominal account, so the rule applied here will be debit the expenses. And cash is a real account. What is the rule of this account? Debit what comes in, credit what goes out. So here the cash is going out, so here the rule will apply, credit what goes out. Now let's see what's the journal entry. Purchase account debit because we debit the expenses to cash, as cash account will be credited, it is going out, so the journal entry is purchase account debit to cash account 48,000. Third, sold goods to Dev rupees 10,000. Now the two accounts that is involved here is sales account and Dev account. Since we have sold these goods on credit, as we have already studied in accounting equation, that whenever it is not given that the sales or purchases has been done in cash, we will always assume that it is a credit sales or purchases. And since we have the name of the buyer, so the buyer name is Dev, and we will write a debtor account in the name of Dev. So Dev is a debtor account, it is a personal account because he still owes us money, so he becomes a personal account. And sales is the main source of income of the business, so what is this? This is a nominal account. So let's apply the rule over here. The rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. So here what is Dev? Is he a receiver or giver? He is receiving goods from the business, so therefore he is the receiver. So we will debit Dev. And sales is the income, so the nominal account rule is debit the expenses, credit the income. So here we will credit the income. So what does the journal entry form to be? Dev account debit to sales account 10,000. On 6th, returned goods, defective goods by Dev rupees 1,000. So Dev returned goods which were defective and he had bought these goods for rupees 1,000. So we are seeing that Dev has returned the goods that he had purchased from us. So this becomes a sales return, and the other account is Dev. So sales return is a nominal account, as this is an expense to us, so we will debit the expenses. And Dev is a personal account, he is giving us the goods back, so we will always credit the giver. So the journal entry becomes sales return account debit to Dev account. Then on 8th, Dev, we received cash from Dev
rupees 8,800 and discount involved was rupees 200. So the accounts involved here is cash, and we have received this from Dev, so the other account is Dev. But there's also a third account involved over here because we have received a discount, we have allowed him a discount. So the accounts involved here are cash account debit, discount account, and Dev account. So cash account is a real account, discount allowed. It is an expense for us because we are allowing a discount to him. So this becomes an expense, and Dev is a personal account. Since we debit what comes in for real account, we will debit cash because cash has been received from Dev. This cash is coming into the business. Discount allowed is an expense, so in the nominal account the rule is debit the expenses. And Dev is a personal account and he is giving us the money, so we always credit the giver. So the journal entry becomes cash account debit, discount allowed account debit to Dev account. Then on 9th, Mr. Chandrakant sold goods to us for rupees 20,000. He sold goods to us, that means we have purchased goods from Mr. Chandrakant. So here two accounts are involved, that is Mr. Chandrakant and purchase account. Therefore, let's see the nature of the account. Mr. Chandrakant account is a human being, so this becomes a personal account, and purchase account is an expense, so this is a nominal account. So expense is always debited, so debit the expense, we will debit purchase account. And Chandrakant has sold us this goods, he is the giver of goods to the business, so we will credit the giver. So the journal entry becomes purchase account debit to Chandrakant account. I hope you have understood these 6 transactions that we have seen in question number 2. We still have some more transaction to see in this question, so we will continue this in the next video. I hope you have understood what is a journal entry, how we write it, what are the rules of debit and credit, what are the approaches that we will apply. We saw the traditional approach that we will apply, that we will usually use, and we also saw the American approach, that is the modern approach. This you can use as a cheat sheet if you have a little bit of confusion for the traditional approach, but since the traditional approach is the much more logical approach, I hope you go with that. So I hope you have understood everything. If you have any doubt, any queries, please contact me. Till then, bye. See you. We will continue this. We have many more videos for recording of transactions. We will solve many questions here. We will see the variations of questions over here, the variety of transactions. Till then, stay tuned. Bye. Have a good day.